सब ज्वाइन करिए। तो कंडीशन ऑफ लाइन देखिए, तो पहला लाइन लिखिए बच्चों। देखिए जनरली हम दो क्या लाइन लेते हैं, दो लाइन लेते हैं इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड लाइन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन सब लाइन में पहले फटाफट लिख दीजिए। पहला होता है लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या बचा, a1 by a2 must not be equal to b1 by b2। और इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन। यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बनेगा ग्राफ में, ऐसा कहीं ना कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये है कि वो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। बात जरूरी नहीं कि ऐसा लाइन कहीं भी कैसा भी लाइन जा सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट लीजिए बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्वेश्चन होता है बच्चों, सब इक्वल हो जाएगा। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। इसका होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या बचा, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन, मतलब यहाँ पे जैसे दिख रहा है कहीं समझो, कर देखो हाथ को, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, समझे ना, ये लाइन है, इसके ऊपर भी पूरा लाइन, पूरा कोइंसिडेंट, समझ रहे हो ना। एक लाइन खींचिए, उसके बराबर एक लाइन खींचिए, तो हो जाएगा आपका क्या सर दो लाइन है लेकिन एक के पीछे एक छुपा हुआ है। एक के ऊपर एक है, पीछे नहीं, एक के ऊपर ही एक है। अच्छा यस सर। समझे ना। अब तीसरा लाइन जो होता है वो होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कंडीशन होता है क्या कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। इसका आता है बच्चों नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि तो दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन काहे का बनेगा। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं, पैरेलल लाइंस मतलब क्या, दोनों का लाइंस क्या होगा, सेम। समझ में आ गया बात, पैरेलल लाइंस समझ गए बच्चों। यस सर। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या बच्चों, एक जगह पर इंटरसेक्ट किया, एक जगह पर इंटरसेक्ट किया मतलब इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, लाइन के ऊपर ही लाइन, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर, तो हमको पता है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे सॉल्यूशन होता है। ये लाइन ही तो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, तो हजार तो पॉइंट है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, हर पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं किए, तो कैसा होगा वो लाइन, इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो क्या होगा बोला, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीन लाइन आपको जानना है। देखिए अब देखिए जिन जिन का आंसर निकलता है, जैसे ही इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। जिनका सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन किसका निकलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन निकलता है, इसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, सॉल्यूशन किसका नहीं निकलता, पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ आ गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जिसका सोल्यूशन निकलता है वो जिसका सॉल्यूशन आ रहा है उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन किसका आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस का सॉल्यूशन आता है। चलिए इतना फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद हम नंबर करना स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए आप सर। वो आप जो लाइन जो बनाए वो भी बनाएंगे क्या, सब बनाओ, जो गा रहा हूँ सब गा रहा तानिया आवाज जा रहा है तुमको, यस सर।
राहुल कहाँ है? राहुल, ए यस राहुल, सर। ये तो पीडीएफ भेजना रे, फोटो मत भेज, फोटो भेजता है गैलरी भर जाता है मेरा। यस सर ठीक है। हाँ, अगले बार से समझा ना, फोटो डाउनलोड कर देता हूँ, पूरा गैलरी मेरा खाली फोटो फोटो फोटो, मतलब पजल का सोल्यूशन। चलिए लिख लिए बच्चों सब ये। सर वो इंक्लूड मैनिपुलेशन है ना? क्या नंदिनी? सर कोइंसिडेंस लाइन का क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट लाइन का क्या लिखना है? नो सर, C1/C2 उसके बाद क्या लिखना है? कौन सी सॉल्यूशन? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, Okay, sir. इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ तुम बोलो। सर कंडीशंस ऑफ लाइन मतलब क्या? मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हाँ हैं हाँ 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 वही। तो जो हो रहा है वो कंडीशन जो फुलफिल होगा वही, मतलब हाँ। कंडीशन ना फुल। हाँ एक्चुअली इसका हेडिंग और कुछ हो सकता था, लेकिन मेरा इतना समझ में आया कि हेडिंग क्या होगा, तुमने लिख दिया कंडीशन ऑफ लाइन, ऐसा कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ लाइन बोल सकते हो उसको ना, टाइप्स ऑफ लाइन बेटर वर्डिंग। हाँ सर, ओके सर। समझा करो, थोड़ा इंग्लिश है अलग है, ये सब नहीं समझ पाते यहाँ के। चलिए नंबर 2 देखते हैं बच्चों। 1 तो मैं आपको बोल दिया था करने के लिए, 7 तक आ गया होगा आप लोगों को, किसका डाउट है तो पूछिएगा। तो नंबर 2 देखते हैं हम। सर मेरा डाउट है 1 नंबर में। कौन सा बोले? सर ये नंबर मेरे से नहीं बना। कौन सा नंबर? सर 1 नंबर एक्सरसाइज 3.2 का। दोनों में नहीं बना? नो सर। बहुत इजी था यार। 1 पे 2 नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है, मैं नंबर 1 कर देता हूँ पूरा। सब मेरा सेकंड बिट ना ठीक से नहीं हुआ है। चलो ठीक है, दोनों नंबर 1 कर देते हैं, बहुत बच्चों का डाउट है तो 1 नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 कंक्लूजन देखिए क्या बोला बच्चों कि 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls who take part in the quiz. मैं खाली इक्वेशन में नंबर ग्राफ आप बना लेंगे ना, ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है ना, ग्राफ भी प्लॉट करें। सर ग्राफ आता है। हाँ तो मैं इक्वेशन बना लेता हूँ ना श्रुति। यस सर। ओके, कहाँ चले गए थे श्रुति? सर वो पता नहीं क्या क्या गया था। अच्छा, let number of boys be x बच्चों and number of girls be y. तो बॉयज को हम x ले लिए और गर्ल्स को y ले लिए। क्वेश्चन में बोला है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स मतलब टोटल मिलाकर कितने बच्चे होंगे बच्चों? टोटल मिलाकर कितना? टोटल 10। टोटल 10, मतलब लड़का प्लस लड़की इक्वल टू 10 होना चाहिए, बॉयज प्लस गर्ल इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो बॉयज हो गया x प्लस गर्ल्स हो गया y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 सही है। यस सर। बढ़िया। यस सर। अब आगे क्या बोला था? if the number of girls is 4 more than number of boys, तो गर्ल्स का जो नंबर्स है वो क्या है? नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, ये बोला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखो, if the number of girls is 4 more than number of boys, का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, है ना प्रणतिका? ठीक लिखा हूं? सर मतलब 4 लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से। बस नहीं, गलती बोली, लड़कियां 4 ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा है लड़के। 4 गुना नहीं, गुना नहीं, 4 गुना। सर 4 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। वही तो ओ यस बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जितना भी गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम कितना लिए थे भाई साहब? y। तो y इक्वल्स नंबर ऑफ बॉयज कितना था? x प्लस 4, सबको एक तरफ ले आओ, कितना हो गया? y माइनस x माइनस 4 इक्वल्स 0, इक्वेशन 2। या फिर आप इसे ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये y को इधर ला सकते हैं, है ना? ये y को इधर ले आएंगे तो प्लस y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स 0, इक्वेशन 2 बना पाएंगे ना? सर वो क्या लिखे हैं? ये y को इधर ले आया, नो सर, गर्ल्स के पहले क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर
ये क्या गलत क्या देख लो तो अभी सही है। यस सर सही है। सर हम्म, सर सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 4 छोड़ देने से होगा? हाँ 100%। इक्वल टू 4 नहीं होगा तब तो माइनस हो जाएगा। इसका तो अपना ग्राफ बना के आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो मैं नहीं कहा, ठीक है ना। ग्राफ बन जाएगा आप लोग से मेरे हिसाब से। सेकंड फिट देखते सर हो। वो ग्राफ बनने पर जो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही वाला का सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट वो वही एक्स और कोऑर्डिनेट वाई उसका होगा आंसर है। ना। हाँ वही कोऑर्डिनेट उसका आंसर है। ओके सर। नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या बोला है। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन देखिए एक बार। 1 का बिट 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपए है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट ₹46। कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन मांगा था ना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल dx and the cost of 1 pen dy। the cost of 1 पेंसिल हम x लिए और cost of 1 पेन कितना ले लिए y लिए। यहाँ तक बात सही है। अब देखिए क्वेश्चन यस देखिए। सर। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था। 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपए है। एक पेंसिल का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5x प्लस 5x एक पेन का दाम y है और 7 पेन बोला है तो 7 पेन का कितना होगा 7y इक्वल टू कितना हो गया 50। इक्वेशन 1। 50। सेकंड इक्वेशन कंडीशन देखते हैं क्या बोला। 7 पेंसिल और 5 पेन। एक पेंसिल का दाम x है तो 7 पेंसिल का कितना हो गया 7x प्लस 7x। हाँ 7x प्लस एक पेन का दाम y है तो 5 पेन का कितना हो गया 5y इक्वल टू 46 इक्वेशन। ये आप कर सकते हैं हाँ या ना। यस सर। सर सर इसमें x का वैल्यू क्या लेंगे, ये की तो नहीं हुआ फिर। अच्छा पहला वाला ये करो x y का वैल्यू अगर 0 ले जाओ 7 0 जो 0 हो गया है ना। तो 5x इक्वल टू 50x का वैल्यू 10 आ गया हाँ या ना। यस सर। फिर y का वैल्यू एक काम करो इसको 35 बना चाहिए ना। x का वैल्यू 3 ले जाओ। 3 ले जाओ तो कितना हो गया 3 5 15 हो जाके माइनस हो गया 35 प्लस 7 कितना हो गया 5 आया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इक्वेशन पुट करके चेक करें। इक्वेशन पुट करना मतलब समझे ना कल जो बताया था इक्वेशन पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं। सुन रहे हो भाई। हेलो सर अगर x और y में दोनों सेम वैल्यू लेंगे तो मतलब अगर x में 10 लिए हैं अगर y में 10 लेंगे तो लो क्या प्रॉब्लम है y में 10 ले जाओ। y में 10 ले तो 70 हो गया 70 जाके उधर माइनस 20 मतलब -4 यही आता था जो लेना लो तुम्हारे अच्छे। सेकंड भी देख सेकंड ये आ रहा तो आकांक्षा ये आता है ना लोरी आकांक्षा ये सब आता है ना। यस सर। हाँ एक्स वाई। अब x का वैल्यू क्या लूंगा सपोज यहाँ पे तो सारा फ्रैक्शन में ही आ रहा ना कुछ मिला क्या जैसे फ्रैक्शन में ही है। हाँ तो y को हम सर 8 लीजिए सर y को 8 लीजिए x को 8 लीजिए सर x को 8 लीजिए और y -2 आएगा। ठीक यहाँ पे अगर हम देखो हमको पता 7 अगर y का वैल्यू जो भी लूंगा तो इधर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 का मल्टीपल हो ठीक है ना। तो
21 7 का मल्टीपल है। 21 लाने के लिए सर क्या बोले? मैं यहाँ पे y इधर देखो, मुझको अगर y का वैल्यू लेना है तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि 7 जाके तो डिवाइड होने वाला है। तो 7 का मल्टीपल Yes, sir. 21 है या फिर 28 है, ऐसा कुछ एक नंबर लूंगा कि 21 28 कुछ आए और 7 से डिवाइड हो गया। तो y का वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ, 4 नहीं 5 ले लूँ, y का वैल्यू अगर 5 ले लिया तो कितना हो गया? 7x + 5 × 5 = 46। तो 7x + 25 = 46 या 7x = 45 - 26 21। x का वैल्यू 3 आया। देखो तो ठीक क्या गलती क्या देखो तो एक बार। Yes, sir. राइट है। राइट, और तो वैल्यू लेना पड़ेगा। x का ऐसा वैल्यू लूंगा तो उधर जाकर सर माइनस x का 8 लीजिए, x का 8 लीजिए। x को क्या लूं? 8 तो y -2 निकलेगा। अच्छा, अब x को देखिए बच्चों, यहाँ पे आप अब ऐसे लीजिए जो 5 का मल्टीपल उधर मिल जाए, ठीक है ना? सर 3 7 3 का 21 होने से उसका माइनस तो सेम आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, y का वैल्यू 5 आ जाएगा। सेम कोऑर्डिनेट ले जाओ, 7 आ जाएगा, सेम। चलिए ये लेते हैं, सपोज जैसे ये बोल रहा है कि 8 लेते हैं, तो 7 8 का कितना होता है? 56 ना। 7 × 8 + 5y = 46, 56 + 5y = 46, 5y = -10, y का वैल्यू -10। इसके बाद अपने इक्वेट कर लीजिएगा, पॉइंट प्लॉट कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, है ना? आगे कर लेंगे तो बच्चों। यस सर। यस सर। यस चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में आपको देखना है इक्वेशन और बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है ना? पैरेलल है, कांस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग। लगते हैं पहला बिट, नंबर 2 का बिट 1। इक्वेशन क्या दिया देख लीजिए। इक्वेशन दिया 5x - 4y + 8 = 0, लेकिन इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। इक्वेशन चेक करते हैं। सबसे पहले आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 जान गए, तो जो बच्चे नहीं जाने उनके लिए लिख रहा हूँ, ऐसे सबको लिखना जरूरी नहीं। पहला वाला इक्वेशन 1 क्या होता है? x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1। मतलब a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -4, c1 का वैल्यू बच्चों 8 हो गया। इस तरह a2 का वैल्यू हो गया 7, b2 का वैल्यू हो गया 6 और c2 का वैल्यू हो गया -9। सबसे पहले a1 बाई a2 निकालो। a1 बाई 2 कितना हो गया बच्चों? 5/7। a1 बाई b2 निकाले तो कितना हो गया? -4/6। जो सिंपलीफाई होगा सिंपलीफाई कर दीजिएगा, वाह, जो कटेगा काट देना। -4/6 कट के कितना हो गया? -2/3। समझ रहे हो बात? यस सर। और c1/c2 कितना हो गया? 8/9, मतलब माइनस ऊपर चला गया तो -8/9। तो पहला आपको देखना है कंडीशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होता था? पहले लाइन से देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता था बच्चों? A1/A2 is A1 equal by to A2 B1 not equal to B1 by B2. हाँ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू कितना है? 5/7 और b1/b2 का वैल्यू कितना? -2/3। दोनों सेम है क्या बच्चों? नो सर। चलो तो लिख दीजिए, सिंस 5/7 is not equals to -2/3, so a1/a2 is equals to not equals to a1/b2. Therefore, they are intersecting lines. They are intersecting lines. हो गया, इतना ही बताना था बस। जान के इजी है कि नहीं? Sir,
सर इंटरसेक्टिंग लाइंस का जहाँ पे लिखे थे थोड़ा वो वाला दिखाएंगे क्या? कंडीशन यस सर। सर हो गया। सर इसमें C1 और C2 का कोई काम नहीं है। जब इंटरसेक्टिंग पहला ही इंटरसेक्टिंग नहीं है तो C1 C2 और क्यों देते ओ यस सर। है ना? अगर दोनों सेम हो जाता हाँ, तब yes, C1 C2 चेक करते, या तो चेक ही नहीं करना ही पड़ा। चलिए आप फटाफट इसका दोनों बिट करके दिखाइए, मुझको भेजिए फटाफट, दोनों बिट में कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। सर सेम है ना ये भी? सेम है ये भी मतलब सेकंड बिट और थर्ड बिट कीजिए, भेजिए। और जो बच्चे होमवर्क नहीं भेजे हैं वो बहुत होशियार बच्चे, उन लोग को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आज भेज दें, ठीक है ना? इतना टैलेंटेड होके क्या करोगे, होमवर्क करके भेजा करो। सर सर ये मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन दिया है तूने अंदर? नो सर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा। नंबर 2 यस सर। नंबर 2 इसमें आर पार्लर और कोइंसिडेंट मतलब क्या है? क्या सर लास्ट लाइन वाला समझ में नहीं आया। बोला है कंपेयर करो रेशियोज को और फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताना है क्या है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है, चेक करके बताना। जैसे यहाँ पे चेक किया हूँ, रेशियोज को चेक करना, चेक करके बताना है कि कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर अभी तो हमें पार्लर और कोइंसिडेंट भी करना पड़ेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो पैरेलल है, नहीं किया तो फिर कोइंसिडेंट। जो कंडीशन सेटिस्फाई किया वो है, वो लिखना है बस। ओके सर। देखो तो सेकंड बिट और थर्ड बिट करो जल्दी। इनका हो गया, भेजो व्हाट्सएप में। सर हो गया। भेज दो तो मैं देखता हूँ। सर हो गया। भेजो जिनका हो गया भेजो। सर हो गया। जिनका हो गया भेजो, फोटो उठा के भेजो, फटाफट फोटो उठा के भेजो। अभी फोटो भेज सकता हूँ। हाँ ग्लोरी, थर्ड बिट भी कर लो ग्लोरी। कोइंसिडेंट लाइन में है ना बिट्टू, ठीक है, थर्ड बिट भी कर लो ग्लोरी। सो दे आर कोइंसिडेंट लाइन सिंस लिखना, वो देयरफॉर का साइन देती है। सिंस a1/2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c। हाँ तो खाली करेक्ट। सर सो के जगह में क्या लिखना है? कंडीशन वहाँ पे लिखना सिंस a1/2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c। यस सर। बिट 3 भी कर लो, बिट 3 भी कर दो। सर मैं कर लिया। भेजो सर मैं सर कर भेज दिया हूँ। ठीक ठीक है अच्छा, ठीक है जतिन, जाने सही है, नारायण का सही है, ग्लोरी का सही है। चलिए ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। उस तरह सेम आप ये भी कीजिए बच्चों। नंबर 3 कर लीजिए फटाफट। नंबर 3 पूरा सेम है। मैं भेज सकती हूँ। हाँ ग्लोरी देख लें। नंबर 3 बच्चों सेम है। एक बार क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए बच्चों। नंबर 3 में आपको बोला कि कंपेयर करो रेशियो, वाह, और बताओ कि कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो पहले आप कंपेयर करेंगे बच्चों, कंपेयर करके देख लेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है तो आप लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट।
और अगर आपको क्या मिल गया, पैरेलल मिल गया, तो आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। आप 2 बिट खाली कर दीजिए नंबर 3 का, बाकी बिट आप ध्यान में कीजिएगा। नंबर 3 का 2 बिट कर दीजिए। सर बोलो। सर इसमें फर्स्ट बीट में 2 ठो है इक्वेशन, तो सर दोनों को करना है। अगर दोनों इंटरसेक्टिंग निकला यानी वो नहीं, सुनो कंसिस्टेंट ना है। नारायण, दोनों इक्वेशन नहीं होगा तो जानोगे कैसे? 2 इक्वेशन तो मिनिमम है ना। अच्छा यस सर, हाँ हाँ। ठीक ठीक कर। ठीक है श्रुति, आर्यन ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है सोना, ओके, सुष्मिता, कोमल सही है, सही है, सही है। चलिए सर थर्ड भी हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं थर्ड, नंबर 3 का कर दो। नंबर 3 का 2 बिट कर लो बस, पहला फर्स्ट और सेकंड बिट नहीं, फर्स्ट और सेकंड बिट नहीं, रुको फ्रैक्शन वाला कौन सा है। नंबर 3 का एक काम कीजिए, नंबर 3 का बिट 1 और बिट 5 कर दीजिए, तो पहला बिट और आखिरी बिट कर दीजिए। नंबर 3 का पहला बिट और आखिरी बिट कर दीजिए, बाकी आप होमवर्क में कीजिए। नंबर 3 का पहला बिट और आखिरी बिट करके भेजिए। और जो बच्चे मोबाइल ऑन करके सो गए उठ जाइए, और जब बोला जा रहा है कीजिए। चलो ठीक है प्रणतिका। सर फर्स्ट बीट हो गया और फिफ्थ बीट पे ना वो जो फ्रैक्शन में है वो वाला नहीं हो रहा है सर। करना एक बार ट्राई कर तो सुष्मिता, क्या होगा नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो नीचे होगा, ट्राई कर। तो मैं कर दूंगा। नहीं सर वो 4/5x वाला, ठीक है 4/3x, सॉरी सर। ठीक है, देखो मैं नंबर 3 का बिट 5 देख लीजिए, जिनका हो गया कर लीजिए दूसरी। नंबर 3 का बिट 5 क्वेश्चन था आपका 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y। एक चीज का ध्यान देना बच्चों, वाह, कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिख के कीजिएगा। वाह, ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर कहीं कहीं पे गलत हो जाता है, आप लोग से छोटा मोटा गलती हो जाता है बच्चे लोग से, क्योंकि एक स्टैंडर्ड में हो एक स्टैंडर्ड में नहीं होगा तो बच्चे लोग ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं साइन चेंज के लिए। तो उसको ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड में ले आएगा तो ज़्यादा बेटर है, और कुछ खास नहीं। चलिए a1/a2 के रेशो निकालते हैं। a1/2, a1 का वैल्यू कितना था 4/3 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू कितना था 2, तो 2 के नीचे 1 है, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो तो इनटू होता है, कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 है ना। तो 1 जा 2 2 जा कट के कितना हो गया 2/3। दूसरा b1/b2 देखते हैं। b1/b2 b का वैल्यू 2 है, 3 का वैल्यू b2 का वैल्यू 3। उसके बाद c1/c2, c1/c2 कितना होगा 8/2 वैल्यू कटता है 4 से, 4 2 जा 4 3 जा कितना है 2/3। तो सिंस सब एक दूसरे के इक्वल है, सिंस a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, therefore they are अरे प्रियंका, सॉरी सर। अरे अरे आज बर्थडे का लो, तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी कर सकते हो। हैप्पी बर्थडे प्रियंका। So they are coincident lines, ठीक है बच्चों, ऐसा करना है। ऐसे किए थे तो अंकुश तुम भी क्लास 8 में ज्वाइन किए क्या? हाँ सर। कैसे? हाँ सर, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट था। क्या हो गया था?
सर दूसरा ट्यूशन था और एक नहीं, अपना ट्यूशन तो हर दिन रहता था 4 बजे ऑफलाइन में। अभी कौन सा ट्यूशन है? सर वो इंग्लिश उनका टाइम कितना बजे से कितना? थोड़ा सा लेट तक पढ़ा दिए, थोड़ा लेट पढ़ा दिए। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं, इंग्लिश ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इनको क्लास मिस होगा तो समझ में आ जाएगा। इंग्लिश क्या है, मिस होने से नहीं समझना है ना। हाँ सर। सर यहाँ पे तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोलने के लिए बोला, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लिखिए, फिर लिखोगे therefore they are consistent। कोइंसिडेंट है इसमें कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए नंबर 4 देखिए। नंबर 3 का जो नंबर बच गया आप कर लीजिएगा। नंबर 4 का भी मैं एक बिट कर दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। तो नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। नंबर 4 का बिट 1 बोला है कि चेक करो अगर कंसिस्टेंट है तो इसका इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालो, अगर इनकंसिस्टेंट है छोड़, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो क्यों निकालेंगे सॉल्यूशन। तो हमें कंसिस्टेंट चेक करना है, कंसिस्टेंट अगर है तो उसका सॉल्यूशन निकालना। जैसे 4 का बिट 1 क्या दिया इक्वेशन, x + y = 5, रिपीट इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन दिया था 2x + 2y = 10 इक्वेशन। तो क्या हो गया देखिए, पहले a1/a2 कितना हो गया 1/2, a1/b2 कितना हो गया 1/2, c1/c2 कितना हो गया 5/10, मतलब 1/2। सारे एक दूसरे का इक्वल आ रहा है। Since a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, therefore they are consonants। Consonant coincident coincidence lines। coincidence line है मतलब क्या दिया consistent। तो क्वेश्चन बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इक्वेशन 1 हम देखते हैं क्या था, x + y = 5, इसका बॉक्स बनाते हैं। x y, x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 5 आ गया, इसमें कुछ था ही। सेकंड इक्वेशन देखो, कोइंसिडेंट बोल दिया तो आपको दूसरा निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब ही क्या होता है, उसी के ऊपर पास होगा, है ना, समझ रहे हो बात। यस सर। हाँ यस सर। तो यहाँ पे भी आपको निकालने का जरूरत नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा। x y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करना, तो आप अपना ग्राफ कॉपी जाएंगे, बनाएंगे, यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला कोऑर्डिनेट था 0 5, मतलब बना गया पहला, दूसरा कोऑर्डिनेट था 0 5, और यहाँ से लाइन पास कर दीजिएगा, पॉइंट से पास होगा लाइन। बस कोइंसिडेंट है तो दूसरा लाइन का इक्वेशन बना, दूसरा लाइन को ड्रॉ कहाँ करेंगे, इसी के ऊपर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मिल चुका था ना कंडीशन में कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है ना एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। समझ गया बात, समझ में आ गया बात बच्चों। सर दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालेंगे? ग्लोरी हमको कौन सा लाइन मिला है, ऊपर में कौन सा लाइन मिल चुका है, कौन सा लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होगा, या कोई सा वैल्यू निकाल दीजिए, सॉल्यूशन सेम होगा बस। तो सॉल्यूशन सेम होगा तो और क्यों निकाल के परेशान होंगे, समझे ना बात। यस सर। तो आप निकालिए, ऐसे कुछ नहीं निकालिए, ऐसे कुछ नहीं निकालिएगा, सेम है सर लाइन पे लाइन होगा मतलब एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में लाइन होगा, यही बोल रहे हैं ना। क्या मतलब, लाइन के ऊपर लाइन जो बोल रहे हैं, एक x एक्सिस में लाइन होगा, एक y एक्सिस में लाइन हुआ है। लाइन के ऊपर लाइन मतलब ये एक लाइन है, इसके ऊपर और एक लाइन का मतलब इसी के ऊपर और एक लाइन, ग्रीन के ऊपर एक रेड लाइन, समझे, लाइन के ऊपर लाइन का मतलब। चलिए इस तरह आप इसका नंबर 4 का सारा बिट कीजिएगा, वो आपका होमवर्क।
सिंगल रहेगा। सुनना आवाज नहीं आ रहा, धीरे बोलो, माइक दूर रख के बोलो। तो तो सर ये ग्राफ में ओनली एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे ना? हाँ, जहाँ पे 2 लाइन होगा इसके वहाँ पे ऊपर लेंथ। हाँ, चलिए नंबर 5 इस तरह आप कीजिए। नंबर 4 सारा हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं है नंबर 5 देखते हैं। 5 अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा देखिए। नंबर 5 नंबर से स्टार्ट है, 1 2 3 4 सब ऐसे ही है। नंबर 5 देखिए क्या बोला क्वेश्चन, देखिए नंबर 5 बच्चों। Half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक है, आपको डायमेंशन निकालना गार्डन का। डायमेंशन मींस किसी भी जो शेप होता है उसका डायमेंशन होता है, उसका क्या है उस डायमेंशन। जैसे रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ होता है, स्क्वायर का साइड होता है ना, रम्बस का साइड होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड होता है। तो ये सब हम उसका डायमेंशन होता है, तो हमको इसका डायमेंशन बोला था। डायमेंशन बोला था रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना, तो हम क्या लेते हैं, let the length be x, let the length be x and breadth a y। तो लेंथ को हम x ले लिया और ब्रेथ को कितना ले लिया बच्चों, y ले लिया। लेंथ x हो गया हमारा, ब्रेथ कितना हो गया, y। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, हाफ द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth। क्वेश्चन सुन रहे ना आप लोग, हैं कि चले गए कहीं पे? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर, यस सर है। एकदम साइलेंस हो गया तो मैं सोचा गया नहीं, तो चला गया मैं बोल रहा हूँ। एक दिन ऐसा नेटवर्क चला गया था, मैं बोल रहा था सर सुन रहे हैं आप जो समझा रहे हैं। बस तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, whose length is 4 meter more than its breadth। मतलब अभी हमको दिया था कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। यही क्वेश्चन हुआ ना, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4। उसका मतलब ये है ना, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, ऐसे लिखेंगे ना। यस सर। सर यस सर। बोलो, सर हम ब्रेथ इंटू 4 कब लिखेंगे? ब्रेथ इंटू 4, यस सर। 4 टाइम्स अगर बोलते यस सर। तो लेंथ हमको दिया था x, ब्रेथ दिया था y प्लस 4, सब कुछ कर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या मिल गया, x प्लस y किधर आ गया, माइनस y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन 1। राहुल माइक बंद कर लो भाई। यहाँ पे बात क्लियर, x माइनस y इक्वल टू 4 कैसे बना समझ में आया बच्चों? यस सर। चलिए Yes, ये sir. हो गया हमारा एक क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन क्या बोला था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 36। मतलब बोला था हाफ करो किसका, पेरीमीटर का। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 36 बोला। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। ये बोला था ना क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए बोला था हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब हाफ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया 2 into l plus b इक्वल टू 36। अब ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो गए बच्चों, हाफ और 2 कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। अब लेंथ का वैल्यू कितना था हमारा, x प्लस y इक्वल टू 36। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है आपको। ग्राफिकली सॉल्व करना आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। बॉक्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू निकालेंगे, उसके ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो बात क्लियर? यस सर। ब्रेथ लिखे हैं आप, 3 लिखे हैं क्या 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 सर, वो ब्रेथ लिखे हैं या 3 लिखे हैं? अरे जैसे तो ब्रेथ होगा ना, 3 कैसे होगा? वो थोड़ा राइटिंग फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं समझ पाते। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा बोलो?
सर ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो पूछा है, ये विड्थ इज 36 मीटर। 36 मीटर क्या है, उसका विड्थ है क्या है? क्वेश्चन देखो अच्छा से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये पोर्शन हो गया, बोला है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ, यहाँ बोल के कॉमा है, कॉमा मतलब छोड़ दिया सेंटेंस। अब फिर दूसरा सेंटेंस उसमें घुसा है क्या, हुज लेंथ इज, जिसका लेंथ जो है 4 मीटर मोर है उसका ब्रेथ से, 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, वो हो गया दूसरा सेंटेंस कंप्लीट, कॉमा। उसके बाद फिर उस जो सेंटेंस को छोड़ा था उसको कंटिन्यू किया, इज 36, मतलब पेरीमीटर जो था वो 36 था और लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा इसका ब्रेथ से, कॉमा देखो ना क्वेश्चन में कॉमा है। यस सर। कॉमा का मतलब वही ना, तो सेंटेंस वहां से छूट गया, दूसरा सेंटेंस कहीं आ रहा, खत्म नहीं हो रहा, वहां पे छोड़ा है, इसलिए कॉमा लगाते हैं ना सर। अगर हम ये पहले इक्वेशन में x को अगर 0 ले लेंगे तो सर y का वैल्यू फिर क्या निकलेगा? -4। सर कैसे? कैसे लो, x का वैल्यू 0 लिए, 0 माइनस y इक्वल्स टू 4, माइनस y इक्वल्स टू 4, ये माइनस y का मतलब क्या है, -1 इंटू y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/-1, तो y का वैल्यू -4 नहीं हुआ। यस सर, यस सर। चलिए चलो आप लेंगे आगे। नंबर 6 देखिए बच्चों, नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन पूरा 7 दिया। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, इसको ग्राफ वगैरह बना के क्वांटम इंटरसेक्शन जो भी है निकल के कर दीजिएगा, ठीक है ना, कर पाएंगे ना इला? यस सर। यस सर। नंबर 6 देखिए, अब नंबर 6 क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक आपको लीनियर इक्वेशन दिया 2x + 3y - 8 = 0, ये एक आपको इक्वेशन गिवन है। इसको देख के बोला, इसी को देख के और एक इक्वेशन बनाओ कि वो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, बिट में बोला इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, सेकंड बिट में बोला कि पैरेलल लेंस होना चाहिए, थर्ड बिट में बोला कि कोइंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक बिट करता हूँ। पहला बिट क्या बोला था कि इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लेंस होना चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग लेंस होना चाहिए मतलब क्या हो गया कि कंडीशन क्या है हमारे इंटरसेक्टिंग लेंस में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। हमने तो इक्वेशन 1 दे दिया था बच्चों, हमने इक्वेशन 1 दे दिया था, मतलब a1 और a2 दे दिया था, a1 a2 और c1, a1 b1 और c1 दे दिया था, ठीक है ना। हमें ऐसा नंबर लिखना है जो इसके साथ सेम ना हो। अब आपका मर्जी, आप कोई सा भी एक नंबर लिख दीजिए, लेकिन ऐसा लिखिएगा कि उसका फ्रैक्शन सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे लिखूंगा देखिए, 2 के नीचे क्या है, मैं सेकंड इक्वेशन लिख सकता हूं, अपना मर्जी का लिखना है, टोटल आपका भी अपना मर्जी है। 3x + 4y - 8 = 0, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? बताइए, ऐसा लिख सकता हूं हाँ या ना? यस सर। क्यों ऐसा क्यों लिख, यस सर। ऐसा क्यों लिख पाया? सिंस सर क्योंकि 2/3 नॉट इक्वल्स टू 3/4, ठीक है ना। सिमिलरली आप अपने मन से एक इक्वेशन लिखे थे, इसी को इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, कोई एक लिख के बताओ मुझको क्या इक्वेशन लिखा सर। 5x - 5y - 8। और कोई बोलो। 7x + 5y - 8 बढ़िया, = और 0। नेक्स्ट और एक कौन बोला? 9x + 8y। कांस्टेंट में कुछ और प्रतीक बोले। 5x + 7y - 8। ठीक है, प्रतीक नहीं बोल पाओगे? 9 हाँ श्रुति बोलो। 5y - 2। क्या बोले? 9x + 5y - 2। बढ़िया, इस तरह आप कुछ भी लिखिए, आपका मर्जी। 2x + 4y = ठीक है, चलेगा चलेगा, बढ़िया, ऐसा कुछ भी लिखिए बच्चों, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लिखा हूँ सर, मैं लिखा हूँ 8x + 2y - 8।
एक 8x प्लस 2 है, ठीक है। हाँ कोमल क्या बोले थे, बोलो कोमल। So 2x plus 5y minus 10 equals to 0. बढ़िया, कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम। सेकंड बिट देखते हैं, सेकंड बिट में क्या बोला था बच्चों? सेकंड बिट में बोला था कि पैरेलल लाइन होना चाहिए। अब पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था बच्चों? A1 by A2 A2 is equals to B1 by not equal to C1 by C2, ये होना चाहिए। तो जो इक्वल होना चाहिए वो मैं सेम लिख दे रहा हूँ, सेम लिख दे रहा हूँ मतलब इक्वेशन लिख दे रहा हूँ 2x plus 3y नॉट इक्वल टू सी, सॉरी नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू मतलब 8 के अलावा ऐसे कुछ लिखो जो सेम ना, मतलब -9 लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 0, चलेगा ऐसा? ऐसा चलेगा हाँ या ना बताओ? यस सर। अच्छा और नेक्स्ट सिमिलरली और जो पे बोलो मुझको। सर ये गलत है। क्यों? नहीं सर सही है, सही है। अरे बोलो सेम पे बोलो एक। x plus 3 ओनली c को ही चेंज करेंगे। 2x plus 3y minus 11 क्या बोले 2x plus 3x minus 11 ये 2x तो plus 3y minus 11 अरे वो तो मैं सर लिखा हूँ। 4x plus 6y minus 10 हो सकता है 2x plus 2y minus 5. 2x plus 3y minus 10. नहीं 2 3 तो मैं लिखा हूँ, और कुछ बोलो सुशीला, जोर से बोलो तो सुना नहीं दे रहा। सर 8x plus 4y minus 12. 8x ऐसे तो नहीं होगा, सेम नहीं आ रहा, सेम आना है ना सुष्मिता, ये a1 by a2 और b1 by 2 सेम आना है, तो जो भी लिखना सर सेम। 10x plus 5y minus 11 नहीं रॉन्ग है। सॉरी 5 नहीं Sir 4 हाँ बोलो बोलो। 4x plus 9y minus 5. ठीक है सुनो सर 10x plus 15y होगा। हाँ सर देखो 4x minus 6y minus 8 माइनस, हाँ ठीक है चलेगा बढ़िया। यस नॉट इक्वल टू सिमन में शिफ्ट हुआ है, कुछ भी करो देखो, जो सेम लिखना उसमें कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 2x plus 3y था उसमें तुम्हारा मर्जी इन दोनों को सेम करना था ना, a1 by a2 और b1 by 2 सेम करना था, तो आपका मर्जी कुछ एक मल्टीप्लाई करके लिखो, जैसे सपोज 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों, तो ये क्या होगा 4x plus 3y, उसको ऐसे रख दिया, कोई मान लो 3 इंटू कर दिया तो हो गया 3x plus 6x plus 9y माइनस सपोज लिख दिया 10, आखिरी वाला जो लिख देना जो तुम मर्जी, C2 अलग होना चाहिए, ठीक है ना, सेम नहीं होना चाहिए था, 8 के साथ सेम नहीं आना चाहिए था बस। सर 4x और 3y तो नहीं होगा ना? हाँ सॉरी 6y होगा सॉरी, मैं 2 एक में मल्टीप्लाई किया, अब ठीक है। अब तीसरा बोला था पैरेलल, सॉरी कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या था बच्चों कि a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, सब सेम होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट को सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक कांस्टेंट को सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मान लीजिए पूरा थ्रू आउट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो, मेरा मर्जी, जब सारा सेम लिखना है तो कोई सा भी एक नंबर मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6x plus 9y minus 24 equal to 0, ऐसे लिख सकता हूँ। सपोज कोई बच्चा 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4x plus 6y minus 16 equal to 0, कुछ भी लिख दो चलेगा, लेकिन सब सेम लिख देना, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट द इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके लिख देना। आया समझ में? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लास्ट बिट देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 आपको करना है खुद बच्चों, मैं खाली बता रहा हूँ आपको करना खुद है और खुद करके भेजना है। नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। नंबर 7 बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दिया था, पहला इक्वेशन क्या दिया था बच्चों x minus y plus 1 equal to 0, सेकेंड इक्वेशन दिया था 3x
प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू इसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बच्चों? ग्राफ। ग्राफ समझ रहे हैं ना? जैसे कोऑर्डिनेट निकालिएगा, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। वाह। अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या बोला है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। ग्राफ प्लॉट कर देंगे आप, यहाँ से ऐसे दो लाइन जाएगा, ऐसे एक लाइन गया, ऐसे एक लाइन गया, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों? ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? यस सर। बस ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल को सेट करना है आपको, और सेट करने के बाद ये वर्टिसेस लिखना है। कौन कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट तो देखेंगे आप, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट, तीनों का पॉइंट लिख देना है बस। क्या पाएंगे? खुद से इजी है ना? कोऑर्डिनेट्स लिखना है सर। क्या कोमल? यस सर। कोऑर्डिनेट्स लिखना है। हाँ कोऑर्डिनेट्स, वो जो पॉइंट उनका जो पॉइंट्स आएगा उसका पॉइंट्स लिख देना, तो कोऑर्डिनेट्स हो गया, कोऑर्डिनेट्स सब बताएंगे। तो कर पाएंगे आप नंबर 7 आया ना? यस सर। यस बढ़िया। आप कर लीजिए सब कोई। बस सब कोई बोलता है, लेकिन वही 8-9 बच्चे तो भेजते हैं ग्रुप में, तो देखते हो कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। उतने बच्चे ही कीजिएगा, ज़्यादा करेंगे तो सब पास हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 कीजिए, 3.2 करके क्या बोलते हैं, कल सुबह तक भेजिए। सुबह मतलब 8-9 बजे तक भेज दीजिए, या फिर आज रात तक भेज दीजिए, ठीक है ना? फटाफट उतारना नहीं, खुद से करना, ठीक है बच्चों? सर कहाँ से? क्या कहाँ से? कौन से नंबर से? नंबर 1 पूरा 3.2 पूरा फुल। सर 3.2 नंबर 1 तो कर दिए ना। कहाँ किए थे? तुम्हारा तो डाउट था सुष्मिता। सर 2 भी ठीक था सर। बस पूरा रिपीट करो, 3.2 फुल कर लो, ठीक है? यस सर। चलिए।